नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। इस दफा अप्रैल के पहले सप्ताह से ही गर्मी की तपश भारी है। कई जगह पीने के पानी का संकट बन गया। अभी से तेलंगाना, महाराष्ट्र में गर्मी से मरने वालों की संख्या का जो आंकड़ा बना है, उससे लगता है इस बार की गर्मी भारी साबित होगी। मौसम विभाग ने भी चेताया है। भविष्यवाणी है कि अप्रैल जून की अवधि में पूरे भारत में सामान्य से ज्यादा तापमान रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में इन महीनों में झुलसाने वाली गर्मी पड़ेगी। दक्षिण और मध्य भारत में तापमान मोटे तौर पर सामान्य से 1 डिग्री ऊपर रहेगा। सो देश को गर्म हवाओं के मारक प्रभाव के लिए तैयार रहना चाहिए। गर्मी का सिलसिला लंबा खिंचने की आशंका है। ध्यान रहे, 2016 की शुरुआत ही असामान्य रूप से गर्म माहौल में हुई है। लोगों को याद नहीं आया कि पहले कभी नए साल पर इतनी कम ठंड रही हो। ऐसा सिर्फ भारत में नहीं था, यूरोप से लेकर अमेरिका तक लोगों का यही अनुभव है। 2015 इतिहास का सबसे गर्म साल था। नासा ने भी इसकी पुष्टि की है। इसके पहले यह रिकॉर्ड 2014 के नाम था। पूरे ज्ञात इतिहास में अब तक सबसे गर्म जो 16 वर्ष रहे हैं, उनमें 15 इसी सदी में है। कहा जा सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग अब अपना तीखा एहसास कराने लगी है। इसी के कारण इस वर्ष तेज गर्मी पड़ रही है। सवाल है, हम क्या बदलते मौसम के अनुसार अपने को ढाल रहे हैं? मतलब अप्रैल में ही इतनी गर्मी और पीने के पानी के हाहाकार की हकीकत में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तैयारी क्या कुछ है? केंद्र और राज्य सरकारों का ढर्रा पुराने अंदाज का है। तभी किसी को समझ नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी तेलंगाना और महाराष्ट्र में पानी के संकट और मौतों की खबर कैसे आना शुरू हुई। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस पार्टी अखिल भारतीय स्तर पर गठबंधन बनाने की जल्दी में नहीं है। कुछ राज्यों में चुनावी मजबूरी में कांग्रेस ने जरूर गठबंधन किया है, लेकिन उसका अनुभव बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए पार्टी ने नीतीश कुमार के प्रस्ताव पर अभी फैसला टाल दिया है। कांग्रेस के आला नेताओं के बीच हुई बातचीत का लब्बो-लुआब ये है कि पार्टी को अभी इंतजार करना चाहिए। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार के राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाने के प्रस्ताव पर रविवार को पार्टी नेताओं के बीच चर्चा हुई। पार्टी नेता इस बात से आहत हैं कि कांग्रेस इस समय कमजोर है, इसलिए प्रादेशिक शत्रप उसे दबा रहे हैं। तभी कांग्रेस ने अभी किसी राष्ट्रीय गठबंधन की संभावना से इनकार किया है। तमिलनाडु में डीएमके ने उसे सिर्फ 41 सीटें दी और उस पर भी पी चिदम्बरम का कहना है कि जीतने लायक सीटें बहुत कम है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में जंगीपुर विधानसभा सीपीएम से लेने के लिए कांग्रेस को मिन्नत करनी पड़ रही है। जंगीपुर लोकसभा सीट से प्रणब मुखर्जी सांसद होते थे और अभी उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। बहरहाल कांग्रेस की रणनीति ये है कि अभी राज्यों में क्षत्रपों के साथ सद्भाव बनाए रखना है और 2018 के चुनावों के बाद यूपीए 3 की तैयारी करनी है। कांग्रेस नेता मान रहे हैं कि अगले साल के अंत में गुजरात चुनाव से कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरेगा और वो राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में जीतेगी। उसके बाद राहुल गांधी की कमान में कांग्रेस अखिल भारतीय गठबंधन पर चर्चा करेगी। जून जुलाई में राज्यसभा के 2 वार्षिक चुनाव हो गए। ऐसा लग रहा है कि सरकार उसी समय मनोनीत कोटे के साथ सीटों का भी फैसला करेगी। मनोनीत कोटे की 2 सीटें पिछले साल से खाली हैं और 5 सीटें 21 मार्च को खाली हुई। इसके अलावा 60 से ज्यादा सीटों पर चुनाव होना है। इस चुनाव में भाजपा को अच्छी खासी सीटों का फायदा होता दिख रहा है। तभी कहा जा रहा है कि इन चुनावों से पहले पार्टी संगठन और सरकार में फेरबदल किया जाएगा। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने और जून जुलाई में राज्यसभा चुनाव के बीच में नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों फेरबदल करेंगे। अमित शाह ने पिछले महीने हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वे कार्यकारिणी में फेरबदल करेंगे। कुछ नए चेहरे इसमें शामिल किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय संगठन में भी उसी समय बदलाव होगा। भाजपा के जानकार सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार के 2-3 मंत्री राष्ट्रीय पदाधिकारी बनेंगे। दलित, आदिवासी और पिछड़ा का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड से कम
एक बड़े नेता को शाह की टीम में जगह मिलेगी। कुछ ऐसे नेता मोदी सरकार में मंत्री बन सकते हैं जो सांसद नहीं है, उनको राज्यसभा में लाया जाएगा। राष्ट्रीय संगठन के कुछ ऐसे पदाधिकारी जो सांसद या विधायक नहीं है, उनकी भी लॉटरी खुल सकती है। 5 राज्यों के नतीजों के हिसाब से संगठन और सरकार के लिए नेता चुने जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ रही हैं। उनके कार्यकाल में हुए जमीनों के आवंटन की जांच कर रही जस्टिस एस.एन. ढींगड़ा आयोग ने उनसे कुछ असहज सवाल पूछे हैं। कई जानकारों का मानना है कि गुड़गांव और दूसरे कुछ जिलों के आवंटन में मुश्किल नहीं होगी, लेकिन पंचकुला में आवंटित किए गए प्लॉट के मामले में हुड्डा और उनके कुछ पदाधिकारियों की मुश्किल बढ़ सकती है। हुड्डा चाहे पंचकुला के आवंटन के कारण मुश्किल में आई या गुड़गांव के कारण, कांग्रेस उनका बचाव करेगी। इसका एक कारण ये है कि अगर उनकी सरकार के समय हुए आवंटन की गड़बड़ियां जाहिर होती है तो रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी की मुश्किलें भी बढ़ेंगी, लेकिन कांग्रेस उनका बचाव राजनीतिक कारणों से करेगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के एक करीबी जानकार का कहना है कि अगर हुड्डा का बचाव नहीं किया गया तो वे कांग्रेस छोड़कर अलग पार्टी बना सकते हैं। वैसे भी हुड्डा परिवार इन दिनों रणदीप सुरजेवाला को मिल रहे तरजीह से परेशान है। बताया जा रहा है कि हुड्डा के करीबियों ने कांग्रेस आलाकमान को समझाया है कि जब पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह का, कर्नाटक में सिद्धिरमैया का और केरल में ओमन चांडी पर लगे आरोपों का बचाव किया है तो वो हुड्डा को अकेले लड़ने के लिए नहीं छोड़ सकती है। उनका कहना है कि कांग्रेस को इस मामले में भी ये लाइन लेनी चाहिए कि भाजपा अपने विरोधियों को चुन चुन कर निशाना बना रही है और राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और कहा कि वे जम्मू कश्मीर की तरक्की की दास्तान को आगे बढ़ाएंगे। मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता को अटल बिहारी वाजपेयी पर बहुत भरोसा था। बहुत कम नेताओं को इतना सम्मान मिला। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी कहा करते थे कि इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत जम्मू कश्मीर की तरक्की की कुंजी है। हमें इन खंभों पर राज्य को नई ऊंचाई पर ले जाना है। कटरा में श्री वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि दिवंगत मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने हमेशा जम्मू और कश्मीर के बीच का फासला कम करने पर ध्यान दिया। मोदी ने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की तारीफ की और कहा कि जब भी उनसे मुलाकात होती है तो वे हमेशा जम्मू कश्मीर के विकास की बात करती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य देश भर के छात्रों को आकर्षित कर रहा है और ये भारत को मजबूती देता है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचा विकास के लिए काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार राज्य के दौरे पर आए मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने अपने दिवंगत पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद की बात दोहराई। महबूबा ने बताया कि जब पीडीपी और भाजपा के बीच गठबंधन के लिए बात चल रही थी तो उनके पिता ने उनसे कहा था कि मैंने एक ऐसे शख्स का हाथ थामा है जिसे करोड़ों लोगों ने देश का प्रधानमंत्री बनाया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी पहली जनसभा में महबूबा ने यह भी कहा कि कश्मीर के दिल का दर्द जरूर दूर किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान, सीरिया और लीबिया समेत मुस्लिम देशों में हो रहे आपसी झगड़ों का जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान में सरकार अपने ही आवाम से लड़ रही है। सुन्नी शिया को मार रहे हैं और शिया सुन्नियों को। महबूबा ने कहा कि उन्हें एक ऐसे मुल्क में रहने का फक्र है जहां विभिन्न धर्मों के लोग शांति और सद्भाव के साथ रहते हैं। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के अधिकारों की व्याख्या के लिए अदालत पहुंची अरविंद केजरीवाल सरकार को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करने की केजरीवाल सरकार की अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि ये मामला पहले से ही दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है, ऐसे में वो हाईकोर्ट को क्या आदेश देगी। अदालत का रुख भांप कर दिल्ली सरकार ने अर्जी वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। केजरीवाल सरकार ने अदालत से अनुरोध किया था कि अधिकारों से जुड़े कई मामलों में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन वो हाईकोर्ट की बड़ी पीठ को सबसे पहले उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्रों के निर्धारण पर विशेष सुनवाई का निर्देश दे। केंद्र सरकार ने भविष्य निधि से निकासी पर कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने घर बनाने या खरीदने, बच्चों की शादी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए कर्मचारियों को पहले की तरह पूरी राशि निकालने की अनुमति दे दी है। साथ ही सरकार ने नए नियमों पर अमल को भी 3 महीने के लिए टाल दिया है। पहले नए नियम 1 मई से लागू होने वाले थे, लेकिन अब इन्हें 1 अगस्त से लागू किया जाएगा। श्रम व रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि गंभीर बीमारी के इलाज के लिए भी पूरी राशि निकाली जा सकती है। गौरतलब है कि सरकार ने सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने का हवाला देते हुए भविष्य निधि में जमा राशि के नियमों को सख्त बनाने की घोषणा की थी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अमेरिका के दूतावास के पास हुए बेहद शक्तिशाली आत्मघाती विस्फोट में 28 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 400 लोग घायल हुए हैं। यह विस्फोट अमेरिकी दूतावास और नाटो मिशन के बीच में हुआ है। हालांकि दोनों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। काबुल पुलिस के प्रमुख अब्दुल रहमान रहीमी ने बताया कि मरने वाले ज्यादातर लोग सामान्य नागरिक हैं। हमले के बाद भारतीय दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। गौरतलब है कि पिछले ही हफ्ते तालिबान ने अपनी गतिविधियां बढ़ाने का ऐलान किया था। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा।
गर्मी ने अभी से ही सूखे का, पीने के पानी का भारी संकट बना दिया है। महाराष्ट्र में कई जगह पानी की राशनिंग हो गई है। मसलन लातूर में हर परिवार को एक दिन में 20 लीटर पानी मिल रहा है। 140 साल में पहली बार तीर्थ स्थल नासिक में गोदावरी तट के मशहूर स्नान घाट रामकुंड सूखा है। ऐसे ही तेलंगाना राज्य में गर्मी और पानी के संकट में मरने वालों की खबर चौंकाने वाली है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। यह भारत की हकीकत है। धरती तप रही है और लोग प्यासे मर रहे हैं। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक कोहराम मचा है। अप्रैल के महीने में तापमान 40 डिग्री के ऊपर है और महाराष्ट्र के विदर्भ व मराठवाड़ा से लेकर लगभग पूरे तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में पानी का संकट शुरू हो गया है। पानी की राशनिंग हो रही है और लोग अपने आप को बचाने के लिए औने पौने कीमत पर अपने मवेशी बेच रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार की पहल पर पानी की ट्रेन भेजी गई, लेकिन यह ऊंट के मुंह में जीरा की तरह है। लातूर की तरह सैकड़ों गांव, कस्बे और शहर पानी के लिए तरस रहे हैं। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में पानी से गाड़ी धोने या पौधों को पानी देने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आमतौर पर पानी संकट से दूर रहे झारखंड में खबर है कि हटिया डैम में 1 हफ्ते का पानी बचा है। जाहिर है कि गर्मी और पानी का इस बार का संकट पिछली बार से ज्यादा भयावह है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो हर साल संकट बढ़ता जाएगा। धरती का तापमान बढ़ रहा है और हर साल पिछले साल के मुकाबले ज्यादा गर्मी पड़ रही है। बारिश और सर्दियाँ कम हो रही है तो गर्मी बढ़ रही है। बारिश हो भी रही है तो वह एक समान नहीं है। सर्दियों का मौसम लगातार कम होता जा रहा है। मौसम में हो रहा यह बदलाव सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की समस्या है। पिछले दिनों दुनिया ने देखा कि कैसे महाशक्तिशाली अमेरिका में बर्फबारी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। यह संकट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा है कि मौसम के बदलावों से दुनिया नष्ट होने की भविष्यवाणी करने वाली 2 फिल्म हॉलीवुड में बनी और सुपर हिट हुई। बहरहाल भारत के सामने 2 बड़े संकट है। एक संकट गर्मी का है और दूसरा पानी का है। देश के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पानी है, इसके बावजूद गर्म हवाओं के कहर और ऊंचे तापमान की वजह से लोगों की मौत हो रही है। लेकिन ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जो पानी और गर्मी दोनों एक साथ झेल रहे हैं। तेलंगाना की एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, जिसमें एक महिला जमीन पर ऑमलेट बना रही है। जाहिर है वहाँ पारा 50 डिग्री के ऊपर गया है, तभी जमीन इतनी गर्म हो गई है कि उस पर ऑमलेट बनाया जा रहा है। इस गर्मी में लोग कैसे उबल रहे हैं इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इस संकट के 2 पहलू हैं। एक पर्यावरण की सुरक्षा और जीवन को पर्यावरण अनुकूल बनाने की जरूरत। दूसरा पहलू जल संरक्षण का है। भारत में पिछले करीब 1.5 दशक से जल संरक्षण पर गोष्ठियां हो रही हैं, लेकिन कोई ठोस योजना सामने नहीं आई है जिस पर अमल करके पानी का संग्रहण किया जा सके। भारत में महात्मा गांधी नरेगा जैसी योजना शुरू हुई, जिसका एक मकसद ग्रामीण इलाकों में कुएं, तालाब, बावड़ी आदि को पुनर्जीवित करने का था। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा कुछ नहीं हो सका। तभी पानी के लिए आंदोलन चलाने वाले राजेंद्र सिंह ने चंपारण सत्याग्रह की 100वीं सालगिरह के मौके पर जल सत्याग्रह की शुरुआत की है। भारत के लिए सुकून की बात यह है कि मौसम विभाग ने इस साल सामान्य से ज्यादा बारिश होने और देश के हर हिस्से में समान रूप से पानी गिरने की भविष्यवाणी की है। लेकिन इस अच्छी बारिश का भी फायदा तभी होगा जब पानी संग्रह करने के उपाय हों। अब एक ब्रेक है, उसके बाद बदलते मौसम व पेयजल संकट पर चर्चा करेंगे। मौसम का चक्र बदल रहा है तो अब लोगों के पास इसके मुताबिक जीना सीखने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं। उस नाते आईपीएल के क्रिकेट धमाल और पानी के संकट पर हाईकोर्ट में जो विचार हुआ वह अपने को बदलने, नई तैयारियों की चेतावनी है। बदलते मौसम के साथ हमें अनिवार्यतः बदलना होगा। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्त हैं। जयशंकर जी, इस बार अप्रैल से ही गर्मी जिस तरह पड़नी शुरू हुई है और तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, इनमें बुंदेलखंड, बघेलखंड हो, यहाँ पानी का जो संकट है, क्या लगता नहीं कि मौसम बदल रहा है, उस अनुसार हमारी सोच, हमारी तैयारियां कहीं किसी तरह की नहीं है? देखिए व्यास जी, आमतौर पे देखें तो ये जितने इलाके हैं, खासतौर से महाराष्ट्र का जो मराठवाड़ा का इलाका है और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड और बघेलखंड का इलाका है, ये रेन शैडो एरियाज ऐसे भी माने जाते हैं जहाँ पे बरसात कम होती है। और हर साल
सूखा और अकाल की स्थिति कमोबेश कभी थोड़ा ज्यादा हो जाएगी, कभी थोड़ा कम हो जाएगी, लेकिन होती तो जरूर है। अब उससे कोई हम सबक नहीं सीखते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है जी। कि हर साल, मतलब आज आप देखिए कि मराठवाड़ा के इलाकों में, लातूर में कई कई दिनों तक पानी नहीं मिला, नहाना बंद कर दिया लोगों ने, कपड़े नहीं साफ हो रहे हैं, हाँ। मतलब इतनी बुरी हालत हो गई है, लेकिन हम कोई इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो 67 साल की आज़ादी है, उसमें आज हम मंगल पे तो पानी खोजने चले जा रहे हैं, लेकिन लातूर के इलाकों में कैसे पानी पहुंचेगा या बुंदेलखंड में कैसे पानी पहुंचेगा, इसकी हमको चिंता ही नहीं, हम खोज नहीं पा रहे हैं। आप देखिए, मतलब बुंदेलखंड के इलाकों में हम लोग बहुत पहले गए थे। नहीं, ये देखिए एक पुरानी अपन बना, लेकिन मौजूदा ये कि 2014, 15, 16 पूरी दुनिया के अंदर गर्मी, इस बार की जो सर्दियों में दिसंबर में एक तरह ठंड बिल्कुल लगभग नहीं थी, बहुत जो मौसम जो बदल रहा, उस मौसम के बदलने को लेकर एक जो संजीदगी जो होनी चाहिए सरकार के स्तर पर या इसके मौसम चक्र के बदलने के साथ में फसलों का, इनको सबका, तो उस समग्रता में कुछ मौसम का चक्र तो बदल ही रहा है। हाँ। गर्मी बढ़ रही है। हाँ, तो उस हिसाब से पहले जो सरकारें मई जून में जो व्यवस्था करती थी वो रेलगाड़ी से, उसके बजाय ये अप्रैल में करनी चाहिए, मार्च में करनी, ये कोई तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। उसके बारे में हमारी सोच ही नहीं है कोई। मतलब एक तो आपको स्थायी होने को तो व्यवस्था करनी ही पड़ेगी ना। मैं आपको उदाहरण बता रहा था कि बुंदेलखंड के इलाकों में औरतें जो है कई कई किलोमीटर दूर से सर पे घड़ा लेकर के पानी लेके आती हैं और एक गीत गाती हैं वो कि सांवरा भंवरा तोरा पानी गजब कर जाए, गगरी न टूटे खसम मर जाए, या दूसरे तरह से कहें कि आग लगे रुखमा बदरी सैया मर जाए न फूटे गगरी, कि मतलब जो आसमान में बादल छाए हुए हैं वो उनमें आग लग जाए, क्योंकि पानी तो बरसाते नहीं है, और मेरे सर की जो गगरी है ये न फूटने पाए, भले मेरा पति मर जाए। तो ये कितनी बड़ी बात है। और ये आज की नहीं, कब बरसों से सुना हूँ, और आज भी वही स्थिति बनी है। आज भी वही कतारबद्ध औरतों को देख रहा हूँ जो मीडिया में आ रही है, तस्वीरें आ रही हैं, कई कई किलोमीटर से जाकर के पानी ला रही हैं और बुरी हालत है। तो हम कोई स्थायी व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ठीक है, ये तो सबको मालूम है कि अप्रैल महीना आएगा, अप्रैल में ही तो मई में आता, लेकिन अप्रैल इस बार आ गया क्योंकि गर्मी पहले आ गई। तो लेकिन अब मई में भी आता तो हम क्या करते? उसके लिए भी हमारी कोई तैयारी तो है नहीं। तो उसमें मैं फिर एक बुनियादी सवाल ये कि केंद्र में अलग नई सरकार बनी हुई है, नरेंद्र मोदी सरकार है, वहाँ कृषि मंत्रालय, ग्रामीण मंत्रालय, उसमें बहुत काम होता हुआ लगता है। ये कहीं कुछ लगता नहीं कि वो पुराना डर रही है ले देकर? दिख तो यही रहा है, सतह पर तो यही दिख रहा है कि पुराने ढर्रे पे ही काम हो रहा है। हमारा कहना है कि इसमें देखिए, जो स्थायी रूप से व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, कुछ तो प्रकृति का तो है ही है, लेकिन मानव निर्मित भी है ना। आप किसी इलाके में चले जाइए तो जो तालाब होते थे, पोखरे होते थे, कुएं होते थे, वो सब भर दिए गए हैं, जमीन पे कब्जा हो रहा है। अब तो ग्रामीण लेवल पर भी हो रहा है। तो जो बरसात का पानी होता था, उसे जो जलस्तर जमा होता था पानी, उस जलस्तर मजबूत होता था। आज स्थिति है कि जलस्तर बहुत नीचे चला जा रहा है। आप नलकूप खोदते चले जा रहे हैं और पानी नीचे से नीचे चला जा रहा है। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं, मतलब पानी एक तो हमारे यहाँ कम बरस रहा है, लेकिन पानी जो बरस रहा है उसका भी संचय कर सकें, इसका भी कोई इंतजाम नहीं है। सरकारें अगर चाहें, जो मनरेगा या जो भी बहुत सारी इनकी योजनाएं हैं, तो आप तालाब और पोखर को मजबूत करिए, उस संस्कृति को। अब हमको याद है कि एक बार रोहतक में बाढ़ आ गई थी, लोगों ने बताया कि साहब यहाँ चूंकि पहले झील होती थी या पोखरे होते थे, सारा वहाँ का बहाव था इसलिए हाँ, अब वो सारा भर गया, अब यहाँ बिल्डिंगें खड़ी होंगी, इसलिए बाढ़ का पानी आ गया, कहीं पानी निकलने का रास्ता ही नहीं था। तो जो बरसात का पानी है उसको हम संचित नहीं कर पाते हैं और वो वेपोरेट हो जाता है या फिर नदियों के जरिए समुद्र में चला जाता है। तो नदियां हमारी छिछली हो रही हैं, उसकी गहराई करने के बाद उसके सफाई के बारे में हमारा कोई सोच ही नहीं है। बीजेपी या एनडीए सरकार ने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना या गांव देहात में पेयजल और पानी की व्यवस्था के लिए जो खाका बनाया, जो सोचा, क्या कुछ वो कहीं कुछ वास्तविकता के करीब कहीं है, या उसको भी कि वो दूर की बात को अपन उसे माने कि वो भविष्य की योजना 5-10 साल बाद उसके नतीजे आएंगे? सतह पे तो अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है। आप कह सकते हैं कि अभी तो 1-2 साल की ही सरकार हाँ, वही है कि अभी इस वक्त ज्यादा नहीं, तो अभी योजना तो बनाई, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना अपने आप में कुछ तो फोकस बनेगा। लेकिन इससे पहले भी अटल जी की सरकार थी तो एक बड़ा क्रांतिकारी कार्यक्रम वो नदियों को जोड़ने की बात, बहुत बड़ा जरूरत है, ये बार-बार महसूस होता है। हालांकि उसमें भी कई व्यावहारिक दिक्कतें आएंगी, लेकिन कहीं दिक्कतें आएंगी, लेकिन बाकी समय में तो हो सकता है काम ना। जो छोटी छोटी नदियां हैं, कहीं जाकर के बड़े होती हैं, उसके जोड़ जाए। ये जो अभी तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, बघेलखंड हो, ये जितनी जो इलाके
राज्य सरकारें भी कुल जो कि स्थानीय तौर पर जिनको चुस्त प्रबंध होने चाहिए, तत्काल फीडबैक के साथ में जो इमरजेंसी कदम उठने चाहिए, वो भी कुछ नहीं, कोई तैयारी नहीं, कोई मतलब तैयारी नहीं है, हाँ। कोई उस ढंग की तैयारी नहीं है। और आप तो अभी तेलंगाना और महाराष्ट्र की बात हाँ। कर रहे हैं, बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं। अभी आजकल के मीडिया में जो खबरें आई हैं, नासा ने बताया कि साहब पंजाब, हरियाणा, सारे इलाके और ये मौसम विभाग ने चेतावनी दी हुई है कि इस बार गर्मी ज्यादा पड़ेगी, पानी संकट का होगा, जल संकट यहाँ हो जाएगा। अभी तो जो राज्यों में लड़ाई हो रही है, फिर अब जिलों में, गाँव में आपस में लड़ाइयाँ होगी। पानी को लेकर के जो स्थिति बन रही है, अगर उससे हमने कोई तात्कालिक तौर पे, हालांकि करना तो चाहिए हमको स्थायी तौर पे, लेकिन तात्कालिक प्रबंधन भी अगर नहीं किया तो बड़ी विकट स्थिति होने वाली है, जल संघर्ष होने की स्थिति आ रही है। जी जयशंकर जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं, या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जारी करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।